नमस्कार, BTV न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। पीलिया से पीड़ित बच्चे का हुआ ब्लड एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन। जिला अस्पताल में पहली बार हुई क्रिया। शिशु के शरीर का बदला गया पूरा रक्त। शिशु रोग विशेषज्ञ और स्टाफ ने दिया जीवन दान। बच्चे को स्वस्थ पाकर खुश हुआ परिवार। पर्यटन के पीछे भी है गांगुलपारा की कहानी। गांव में सड़क नहीं, पीढ़ियों से पगडंडी है रास्ता। गांव के बच्चे नहीं पढ़ पाते स्कूल, गंदा पानी पीकर जीवन गुजार रहे हैं ग्रामीण। आजादी के वर्षों बाद भी बुनियादी सुविधाएं नहीं। तीसरी लहर को लेकर कितना तैयार बालाघाट? CMHO ने दी जानकारी। ICU वार्ड किया जा रहा तैयार। दवाई और उपकरणों की हुई है उपलब्धता। ऑक्सीजन प्लांट जल्द किया जाएगा प्रारंभ। नियमों की अनदेखी से तीसरी लहर की संभावना। और अब समाचार विस्तार से। समाचार के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं महेंद्र अमूले। बालाघाट जिला चिकित्सालय में नवजात को दूसरा जीवन मिला है। पीलिया से ग्रसित इस नवजात शिशु को पीलिया हो गया था, जिसके बाद उसके बचने की संभावना कम थी, लेकिन अस्पताल में शिशु रोग विशेषज्ञ के प्रयास एवं सभी स्टाफ के हौसलों ने ब्लड एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन की मदद से नया जीवन दान दिया है। अब यह नवजात पूरी तरह से स्वस्थ है और परिवार इसकी गूंजती किलकारियों से बेहद खुश है। रामपाली क्षेत्र में सुकड़ी निवासी प्रसूता ज्योति ने 4 अगस्त को एक शिशु को जन्म दिया, जिसे पीलिया होने की वजह से अस्पताल में लाया गया था। उसकी हालत गंभीर थी और पीलिया भी बढ़ा हुआ था। उसका इलाज प्रारंभ हुआ, जिसमें समय बीतने के साथ ही उसकी हालत गंभीर होती चली गई। उसे झटके आने लगे और दिमाग के ब्लड ब्रेन बैरियर को लांघकर दिमाग की झिल्लियों में पीलिया जमने लगा। इससे शिशु की मौत भी हो सकती थी या फिर विकलांग भी हो सकता था। ऐसी परिस्थिति में शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निलय जैन ने SNCU स्टाफ के साथ शिशु के शरीर के पूरे रक्त को बदलने की प्रक्रिया प्रारंभ की, जिसे मेडिकल साइंस की भाषा में ब्लड एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन कहा जाता है। जिला अस्पताल में ये प्रक्रिया पहली बार थी तो संसाधनों की कमी भी खली, लेकिन संसाधन जुटाए गए और शिशु के वजन के हिसाब से 400 ml ब्लड एक्सचेंज के लिए उपलब्ध कराया गया। ये कार्य रात 9 बजे से 1 बजे तक चलता रहा, जिसमें कई बार बच्चे की हालत भी बिगड़ी, लेकिन नियंत्रण भी होता रहा। इस प्रक्रिया में बच्चे के शरीर का पीलिया वाला पूरा रक्त निकाला गया और दूसरा रक्त दिया गया, जिसके बाद उसकी हालत में सुधार आया और ब्लड एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन प्रक्रिया सफल होकर बच्चे को जीवन दान मिला। अब वो पूरी तरह स्वस्थ है, जिससे परिवार भी बेहद खुश है। ब्लड एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन प्रक्रिया के बारे में शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निलय जैन ने बताया कि इसमें निजी अस्पताल में कराए जाने पर 2 लाख रुपए तक खर्च आता है। ये एक जटिल प्रक्रिया है, लेकिन जिला अस्पताल में पहली बार हुई इस प्रक्रिया को सभी स्टाफ के प्रयासों से सफलतापूर्ण पूरा किया गया। ये बेबी आप ज्योति जो है, इसका पीलिया बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और शुरू में पीलिया लगातार बढ़ता रहा। पीलिया का नॉर्मल लेवल 15 से 20 होता है। उसको हम लोग जो फोटोथेरेपी यूनिट है उसमें कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन ये 20 से ज़्यादा होता है। 25, 30, 35 हो जाता है तो बच्चे का ब्लड बदलना जरूरी होता है। इसका ब्लड बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, इसलिए हमें एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने की आवश्यकता पड़ी। यह प्रक्रिया जटिल प्रक्रिया होती है। इसमें संपूर्ण ब्लड निकालते हैं जो पीलिया वाला है, और दूसरी तरफ से नॉर्मल ब्लड जो होता है बिना पीलिया वाला, वो हम लोग अंदर डालते जाते हैं। तो एक साइकिल को पूरा करने में मतलब 20 ml ब्लड अंदर डालते हैं और दूसरी में फिर 20 ml ब्लड बाहर निकालते हैं। उस पूरी प्रक्रिया को संपन्न करने में हमें कम से कम 30 साइकिल लगी और 4 घंटे का समय लगा। इस प्रक्रिया में बच्चे की स्थिति में कई बार गंभीर स्थिति आई, उसके मतलब हार्ट रेट वगैरह, क्योंकि ब्लड एकदम तेज़ी से 20 ml पुश करते हैं तो उसका हार्ट रेट बढ़ने लगा था, उसका काफ़ी मतलब उसका ऑक्सीजन सिचुएशन कम होने लगा था। लेकिन सारी स्थिति कंट्रोल हो गई। बीच बीच में उसको झटके भी आने लगे थे, उस झटकों पे भी कंट्रोल कर लिया। फाइनली 4.5 घंटे के अथक प्रयासों के बावजूद ये प्रक्रिया हमारी पूरी संपन्न हो गई। ब्लड एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन के लिए जिला अस्पताल में NSCU स्टाफ में इंचार्ज किरण उइके, नर्स स्वाति खरे, सीमा दीक्षित, संगीता चौधरी, ज्योति पडवार और सपोर्टिंग स्टाफ में संतोष ठाकरे, लक्ष्मी, सुनीता राहंगडाले का विशेष सहयोग मिला। बच्चे की जान बचने पर परिवार भी बेहद खुश हुआ और अस्पताल के स्टाफ के स्वास्थ्य की मंगल कामनाएं करते हुए उसे खुशी खुशी अपने घर लेकर गए। जिला अस्पताल में शिशुओं के उपचार की इकाई सर्व सुविधा युक्त है। नवजात शिशुओं को गंभीर रूप से बीमार होने पर
पर उनके उपचार के लिए निःशुल्क सुविधाएं हैं, जिसमें एक्सरे, सोनोग्राफी, वार्मर और अन्य जरूरी उपकरणों से लैस इस इकाई में लगभग 55 से 60 बच्चे उपचार के लिए हर समय भर्ती रहते हैं। गांगुलपारा बालाघाट जिले का एक ऐसा नाम है जो प्राकृतिक सौंदर्य और झरने की मनोरम दृश्य का न सिर्फ आभास कराता है बल्कि पर्यटकों को आकर्षित भी करता है। लेकिन पर्यटन की अपार संभावनाओं को तलाशते इस गांगुलपारा गांव में जो हाल है वो आजादी के इतने वर्षों बाद भी नहीं सुधरे हैं। सरकारें अंतिम छोर तक बुनियादी सुविधाओं का दावा करती है, लेकिन गांगुलपारा में सभी दावों का दम निकल रहा है। पहाड़ी और जंगलों से होकर गांगुलपारा का रास्ता किसी एडवेंचर से कम नहीं है। पर्यटकों की जुबान पर गांगुलपारा नैसर्गिक सौंदर्य की झलक बिखेरता है। यहाँ से बहने वाला झरना पहाड़ी से गिरते पानी के रूप में प्रकृति के चमत्कार से कम नहीं है। लेकिन इसी गांगुलपारा गांव में पर्दे के पीछे ग्रामीणों का ऐसा जीवन भी है जिसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। आधुनिक भारत में जहां ऐसे भी गांव हैं जो हाईटेक हो गए हैं, लेकिन गांगुलपारा के हालात न कल सुधरे थे और न आगे कुछ उद्धार होने की उम्मीद है। यही कुछ यहाँ के ग्रामीण बताते हैं, जिसमें सड़क, खेती और तालाब कुछ नहीं होने का मलाल यहाँ जैसे तैसे जीवन यापन करती इन जिंदगियों को है। समस्या है आप लोगों को? नहीं, हम लोगों को रोड की जगह चाहिए। हम लोगों को रोड बनना चाहिए। हम लोगों को आना जाना का दिक्कत होता है, इसलिए पूछ रहे हैं कि रोड बनेगी तो नहीं। ऐसा करके बोलेंगे। कल भी मीटिंग बैठे थे, बोल रहे थे, हम लोग नहीं थे। कोई आते जाते हैं यहाँ पे? आते जाते हैं पर बहुत दिक्कत से आते हैं। रोड ठीक से नहीं है, खराब है रोड। एक्सप्रेस वे की बातें देश में होती है, लेकिन यह गांव ऐसा है जहां चारों ओर हरियाली है और इसी हरियाली के बीच से पगडंडी ही पीढ़ियों से रास्ता बना हुआ है। यहाँ 25 परिवार निवासरत हैं जो महीनों बीतने के बाद भी मुख्य मार्ग के दर्शन भी नहीं कर पाती। ग्रामीण महिला ने बताया कि आने जाने में भारी परेशानी होती है और खासकर बरसात के दिनों में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। रोड नहीं है, कुछ नहीं है, तालाब नहीं है, बोर्डिंग नहीं है। आज तो खेती भी नहीं किए हैं। कितने साल से निवास करते हैं यहाँ से कम तो पहले बुढ़ा लोग, जैसे बुढ़ा लोग हम तो बचपन है, हमको ध्यान ही नहीं है। नहीं आता कोई यहाँ सर पे नहीं आता कुछ। ये रोड बनाए थे, रोड के बारे में भी वहाँ से लोग आने का नहीं पहुँचे हैं। सर्व शिक्षा अभियान के इन दावों का इस गांव में जैसे दम ही घुटता प्रतीत होता है। गांव के युवा बताते हैं कि प्राइमरी तक स्कूल है, लेकिन 5वीं 6वीं के बाद यहाँ के बच्चे पढ़ भी नहीं पाते क्योंकि स्कूल जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। सर एक समस्या तो यही है, रोड की बहुत ज़्यादा समस्या है। बच्चे आने जाने के लिए बहुत तकलीफ होता है। जो भी बच्चे स्कूल पढ़ने जाने को सोचता है तो स्कूल ही नहीं जा पाता। पानी की सुविधा कैसी है यहाँ पे? यहीं का पानी की सुविधा भी है। यहाँ का पानी बहुत ही गंदा पानी निकल रहा है और पानी की बहुत समस्या भी है। आना जाना कैसे करते हैं आप लोग? रोड नहीं है तो? आना जाना पैदल यात्रा कर रहे हैं। कितने साल से समस्या बनी हुई है? ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी से समस्या बढ़ते जा रही है। कौन है क्षेत्र के विधायक? नानू कावरे। वो आते हैं कभी? नहीं आता भी। तो कभी बात की हो आप लोगों ने? बात किए, आवेदन दिए, अभी तक के कुछ सुनाई नहीं हुआ। अभी 2-4 दिन पहले आवेदन दे के गए थे तो 4 दिन की डेट बताए थे, अभी तक के कोई सुनवाई नहीं हुई। आयुष मंत्री और क्षेत्रीय विधायक गांगुलपारा की हकीकत से परिचित हैं और वे कहते हैं कि सड़क बनाने प्रयास भी हुए, लेकिन वन विभाग के अड़ंगे की वजह से सड़क नहीं बन पाई। जबकि इन ग्रामीणों को टेकाड़ी गांव में विस्थापित किए जाने की मंशा थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। देखिए, सड़क वहाँ पे सेंक्शन है। सड़क हम बनाने की प्रक्रिया में कुछ फॉरेस्ट का मामला आ गया था, क्योंकि फॉरेस्ट के वहाँ से अंदर पे जाना पड़ेगा। और वो 25 परिवार हैं जो जंगल, उनको पहले किसी समय हमने आग्रह भी किया था, मैं जब जनपद का अध्यक्ष था, कि उस स्थान से आप ये टेकाड़ी में हम उनको जगह दे देते हैं जो मेन रोड पे है, वहाँ पे वो लोग बस जाएं। लेकिन चूंकि वो परंपरागत वहाँ रह रहे हैं तो वो उस गांव को छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि वहाँ जाने में दिक्कतें तो हैं। तालाब है, तालाब के उस पार है, और बरसात के समय रोड नहीं है तो वो पहाड़ी से होते हुए आते हैं। मैं भी उस गांव में 2-3 बार गया हूँ। कंबल वितरण, जब मैं विधायक नहीं था तो कंबल वितरण को लेकर भी मैं उस गांव में जाता था। मैं परस्पर उस गांव में जाता हूँ। वो रोड मैंने सेंक्शन भी करवाया है CMGSY के माध्यम से।
चूँकि फॉरेस्ट का मामला थोड़ा सा अटका हुआ है, अभी आने वाले समय बरसात के बाद में उसको ठीक करवाएंगे और वहाँ से रास्ता भी तैयार करवाएंगे। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर आने की संभावनाएं तेज हैं। देश के कई राज्यों में नए वेरिएंट के केस बढ़ रहे हैं। ऐसे में बालाघाट जिले में तीसरी लहर के मुकाबले स्वास्थ्य तंत्र की क्या तैयारियां हैं, इस पर सीएमएचओ से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि आईसीयू, उपकरण और दवाओं को लेकर तैयारी है, जबकि ऑक्सीजन प्लांट प्रारंभ किए जाने के प्रयास हो रहे हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि बालाघाट में 570 एमपीएल का ऑक्सीजन प्लांट प्रारंभ है, जिसमें 1000 का एमपीएल प्लांट प्रारंभ करने के प्रयास हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि वारासिवनी, लांजी, बैहर और किरनापुर में भी तैयारियां की गई हैं। बच्चों को कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर से बचाने के लिए एक अतिरिक्त आईसीयू तैयार किया जा रहा है, जबकि एक आईसीयू कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि दवाइयों, उपकरण की उपलब्धता बनाई गई है। तीसरी लहर को लेकर उन्होंने कहा कि आमजनों में वर्तमान समय में जागरूकता का अभाव दिखाई पड़ रहा है, नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो तीसरी लहर निश्चित ही आएगी, जिसमें कोरोना नियमों के प्रति लोगों को सतर्कता बरतते हुए नियमों का पालन करना जरूरी है। इसको देखते हुए हमारे यहाँ तो सबसे पहला है जो ऑक्सीजन प्लांट का इंस्टॉलेशन। इसके तहत हमारे यहाँ पर बालाघाट में 570 एलपीएम का ऑक्सीजन प्लांट चालू हो चुका है। इसके साथ ही 1000 एलपीएम का ऑक्सीजन प्लांट के लिए प्लेटफार्म हम सेट बन गया है और कुछ दिनों में इसकी पूरी फॉर्मेलिटी करके इसकी मशीनें वगैरह आ जाएंगी और इसको इंस्टॉल किया जा सकेगा। सर, तीसरी लहर में जो है वो बच्चों को अधिक संक्रमित होने की संभावना है, इसके लिए क्या इंतजाम? हाँ, मैं पहले आपको थोड़ा सा ये पहले पूरी जानकारी देता हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि इसी तरीके से वाराणसी में 200 एलपीएम का ऑक्सीजन प्लांट चालू हो गया है। लांजी में 160 का एक माने दानकर्ता के द्वारा दिया गया था, वो प्लांट चालू है। 1000 का लांजी में भी चालू हो जाएगा शीघ्र ही। और इसके साथ ही बैहर और किरनापुर में 160 और 160 के ऑक्सीजन प्लांट चालू हो जाएंगे। दूसरी चीज़, जैसा आपने पूछा कि हमारे यहाँ पर अभी बालाघाट जिला अस्पताल में लगभग 450 बेड की ऑक्सीजन युक्त बेडों की व्यवस्था हो गई है। इसके अतिरिक्त लांजी में 100 बेड की, बैहर में 100 बेड की और वाराणसी में 50 बेड की व्यवस्था की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त हमारे जितने भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ 10 बेड ऐसे हैं जिनको सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन से जोड़ा गया है। इसके अतिरिक्त हमारे पास में अभी लगभग 400 के लगभग ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं जो कि विभिन्न स्थानों पर उपलब्ध हैं। और जहाँ तक आपने कहा तीसरी लहर की बात, तीसरी लहर में संभावित बच्चों की बात, तो अभी हमारे यहाँ एक पीआईसीयू और निर्माणाधीन है और इसके साथ में एक आईसीयू और निर्माणाधीन है जो कि 1-8 महीने के अंदर बन के हमको हैंडओवर हो जाएगा, जो कि दूसरी एजेंसियां बना रही हैं। इसके साथ में हमारे साथ बच्चों के लिए हमने आवश्यक दवाइयाँ, आवश्यक उपकरण और साथ में क्या बोलते हैं जो इनको सीपेप मशीनें वगैरह लगती हैं, ये पर्याप्त मात्रा में वेंटिलेटर वगैरह हमने प्रोक्योर कर लिए हैं जो कि हमारे पास उपलब्ध हो गए। इसके साथ में हमारे स्टाफ के और डॉक्टरों की इसको लेकर के प्रशिक्षण समय समय पर हो रहे हैं। सर, तीसरी लहर को लेकर संसाधन तो जुटाए जा रहे हैं, लेकिन जो है मानव की कमी है, मानव उपकरणों की कमी, उसकी हाँ दिक्कत। एक मिनट में आपको ये बताना चाहूँगा कि अभी मैं देख रहा हूँ और सभी आपके माध्यम से मेरा सभी लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि चाहे वो हमारे जनप्रतिनिधि हों, हमारे बड़े अधिकारी हों, चाहे जो भी हों, तो सभी लोगों से मेरा एक निवेदन है कि आम जनता जो है ये अभी इस समय थोड़ी जागरूकता की कमी आई है। लोगों ने मास्क पहनना लगभग बंद कर दिया है, लोग बहुत आपस में भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। और जो हमारा तीसरा निर्देश माननीय प्रधानमंत्री हमको समय समय पर देते रहे कि बार बार अपने हाथ को साबुन से धोना अथवा सैनिटाइजर से साफ करना, इस प्रकार के कोरोना अनुकूल व्यवहारों का लगभग पालन नहीं हो रहा है। तो अगर इस प्रकार कोरोना अनुकूल व्यवहार का पालन नहीं किया जाएगा तो निश्चित रूप से इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि तीसरी लहर की संभावना और बलवती होगी। शहर के समीपस्थ ग्राम रेंगाटोला में भाजपा नेता के फार्म हाउस में तोड़फोड़, आगजनी और लूटपाट की वारदात में कार्यवाही न होने को लेकर जिला भाजपा संगठन के पदाधिकारियों ने पुलिस अधीक्षक से आरोपी को गिरफ्तार किए जाने की मांग की है। भाजपा नेता ने बताया कि ज्ञापन के माध्यम से पुलिस को 7 दिन का समय दिया गया है, कार्यवाही नहीं की गई तो भूख हड़ताल की जाएगी। भाजपा नेता गौरव मोनू श्रीवास्तव के रेंगाटोला स्थित फार्म हाउस में 1 से 3 अगस्त के बीच आगजनी, तोड़फोड़ और लूटपाट की वारदात घटित हुई थी, जिसके बाद मामले की शिकायत वारासिवनी थाने में की गई थी। पीड़ित द्वारा इस घटना में लाखों रुपये का नुकसान एवं मानसिक रूप से परेशानी होने की बात कही गई, जबकि कहा गया है कि इस मामले के संदिग्ध आरोपियों के नाम भी पुलिस को बताए गए हैं, फिर भी कार्यवाही नहीं की गई है।
इसी को लेकर गुरुवार को जिला भाजपा के पदाधिकारियों के साथ पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर मांग रखी गई कि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए। इसे लेकर गौरव मुंदु श्रीवास्तव ने बताया कि मामले को लेकर जनप्रतिनिधियों और पुलिस अधीक्षक को 2 बार ज्ञापन सौंपने के बाद भी निराकरण नहीं हो पाया है। अगर इस मामले में आरोपियों की 7 दिन में गिरफ्तारी नहीं हुई तो फिर भूख हड़ताल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। मेरा रेंगा टोला में एक फार्म हाउस है छोटा सा, जिसे विगत 1 तारीख से लेकर 3 तारीख अगस्त 2021 के दरमियानी रात में जला दिया गया था, जिसकी जानकारी मैंने FIR पुलिस थाना वारासिवनी में करी थी और 5 अगस्त को माननीय SP साहब को ज्ञापन दिया था। 11 अगस्त को पुनः SP साहब को ज्ञापन दिया था। 15 अगस्त को मैंने माननीय प्रभारी मंत्री श्री हरदीप सिंह डंगू को ज्ञापन दिया था। 16 अगस्त को मैंने बालाघाट के विधायक माननीय श्री गौरी शंकर बिसेन जी को ज्ञापन दिया था। 17 अगस्त को मैंने माननीय मंत्री जी आदरणीय आयुष मंत्री श्री रामकिशोर कावरे जी को भी ज्ञापन दिया था। सबको ज्ञापन देने के बावजूद भी मेरा अभी तक कोई भी मेरे प्रकरण का निवारण नहीं हुआ है और अभी तक अपराधियों की पतासाजी नहीं चल पाई है, जबकि मेरे द्वारा संभावित अपराधियों के नाम भी माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के संज्ञान में लाए गए हैं। उसके बाद भी अपराधियों के ऊपर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। इससे मैं और मेरा परिवार बहुत आहत हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के पूरे वरिष्ठ पदाधिकारियों के द्वारा हम लोग सभी यहाँ पर आए थे और हम लोगों ने यहाँ पर आदरणीय SP महोदय को फिर पुनः ज्ञापन दिया है और उनसे निवेदन किया है कि 7 दिन के अंदर आप कार्रवाई करें। अगर 7 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं होती तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा कुनबा आगामी 5 सितंबर से धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल पर बैठने की कार्रवाई। पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपने के दौरान पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी, दिलीप चौरसिया, सत्यनारायण अग्रवाल, सुरजीत सिंह ठाकुर, राकेश सेवईवार सहित अन्य भाजपा पदाधिकारी उपस्थित रहे। जन्माष्टमी पर्व को लेकर मूर्तिकारों की तैयारियां पूरी हैं और भगवान कृष्ण की मूर्तियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वारासिवनी के मूर्तिकार कोरोना संकट में आर्थिक तंगी के शिकार हुए थे और हालात अब भी नहीं सुधर पाए हैं, जबकि हकीकत तो यह है कि महंगाई के इस दौर में कई मूर्तिकार अपनी मूर्तिकला को छोड़कर कोई अन्य कार्य की ओर रुख कर चुके हैं। जन्माष्टमी पर्व को लेकर शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में मूर्तिकार भगवान की मूर्ति को अंतिम रूप देने जा रहे हैं। देखा जा रहा है कि कुछ मूर्तिकारों द्वारा संघर्ष करके मूर्तियों की टूटी फूटी क्षतिग्रस्त मकान पर गीली जमीन में बैठकर मूर्ति को आकार देने का कार्य किया जा रहा है। वहीं कोरोना काल में मूर्तिकारों का गरीबी के चलते हाल बेहाल हो गया है। इन मूर्तिकारों को कोरोना के चलते कोई मदद भी शासन से अभी तक नहीं मिल पाई है और ना ही कोई जनप्रतिनिधि ध्यान देकर इन मूर्तिकारों की दशा सुधारने का काम कर रहे हैं, जिसके चलते शहर के कई कुम्हार आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। कई वर्षों से मूर्ति बना रहे कुम्हार दिलीप ने बताया कि गरीबी के चलते परिवार का 2 वक्त का भोजन भी ढंग से नसीब नहीं होता, तो कहां से मकान पक्का बनाएं। ना ही हम गरीब लोगों को शासन से कोई मदद मिल रही है। कई बार शासन को अपनी विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया गया, लेकिन शासन हम कुम्हारों को नजरअंदाज कर रही है। कलर का भी रेट महंगा हो गया है। क्या है, हम लोगों को मट्टी वट्टी की जो है हम लोग कई सालों से मांग कर रहे हैं, पर हमें कोई ध्यान ही नहीं दे रही सरकार। कलेक्टर से भी आवेदन लगा है और लकड़ी के लिए जो डिपो से भी मांग करते हैं तो उसकी भी समस्या कोई ये नहीं हो रही है। हम मीडिया के तौर से हम कई आवाज़ उठाते हैं पर वो कोई ध्यान ही नहीं देते। महंगाई को लेकर क्या स्थिति है कोरोना काल में, जैसे आप लोगों की बहुत परेशानी रही पिछले वर्ष, इस वर्ष क्या लगता है आपको? इस वर्ष से भी वो कोरोना काल में क्या है, कुछ सार्वजनिक जो मूर्ति मरती थी बड़े बड़े जो, वो भी नहीं आ रहे और छोटी मूर्ति बैठा रहे हैं सब लोग। और क्या है, मट्टी वट्टी की जो हम लोग साधन नहीं मिल रहा है, इसलिए हम लोग बहुत दूर से बुलाते हैं, महंगी मट्टी पड़ जाती है हमें। इस वर्ष मूर्ति की डिमांड बढ़ी है कुछ? बढ़ती तो जा रही है पर छोटी मूर्ति की बन रही है। मूर्तिकार अशोक ढेकने ने बताया कि हम मूर्तिकारों को देखकर लगता है कि शासन द्वारा हमें कोई भी सुविधा नहीं मिल रही है, जिसके चलते आगामी समय में कुम्हारों की कला विलुप्त होती नजर आ रही है। ना ही इन कुम्हारों की वर्तमान स्थिति को देखते हुए कोई भी स्थानीय जनप्रतिनिधि सुध ले रहा है। कुम्हार सुरेश ढेकने ने कहा कि कोरोना काल से मूर्तियों में काम करने वाले कलर बहुत महंगे हो गए हैं, जिसके चलते मूर्तियों के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं हमें समय में मिट्टी भी नहीं मिल पाती है, लकड़ी की समस्या भी हमेशा बनी रहती है। इस वर्ष जरूर हमारे द्वारा भगवान की मूर्ति अधिक बनाई गई है। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।